ब्रिटिश और स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। कंपनी ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन टीकों के कारण ब्लड क्लॉट हुआ है। दरअसल यूरोपीय देशों से रिपोर्ट आई थी कि एस्ट्राजेनेका से कई लोगों को ब्लड क्लॉट हुआ है, जिसके कारण नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादाओं को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में 3 अहम घोषणाएं की। राज्य सरकार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को 5,000 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता देगी। साथ ही श्रेणी के अंतर्गत आने वाली विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति से जुड़े लोगों को अतिरिक्त 50% राशि दी जाएगी। निजी कारखाने और निजी कंपनियों में स्थानीय को 75% आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। बंगाल के पुरुलिया में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की। इस रैली में योगी आदित्यनाथ ने जमकर टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। भगवान राम से पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान से राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में तीरथ सिंह रावत पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा है कि भगवान राम और कृष्ण से किसी मानव की तुलना नहीं की जा सकती। नए मुख्यमंत्री मोदी भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जन आस्था और संस्कृति का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। टीएमसी और कांग्रेस के विरोध जताने के बाद स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल भाजपा ने हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, जिस पर टीएमसी और कांग्रेस के सवाल खड़े किए थे। विवाद बढ़ता देख स्वप्न दास गुप्ता ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के आखिरी 3 मैच के दौरान दर्शकों के स्टेडियम में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसी फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हजारों दर्शकों के स्टेडियम आने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालुओं को कुंभ आने की पूरी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इस बिल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आने वाले दिनों में टकराव तेज हो सकता है। नए बिल के मुताबिक दिल्ली में सरकार का अर्थ एलजी होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को वहीं से मंजूरी देने की ताकत रखेगा। यही नहीं, बिल में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से मशवरा लेना होगा। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे। ये वर्चुअल बैठक दोपहर 12:30 बजे से होगी। किसान आंदोलन को 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया है। कांग्रेस ही इन लोगों को फंडिंग कर रही है। हालांकि भानु गुट 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर चुका है। फास्टैग की अनिवार्यता के बाद अब जल्द ही हाईवे पर सफर और महंगा होने वाला है। कानपुर के आसपास से निकलने वाले 4 व उससे अधिक पहिए वाले वाहनों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। NHAI अपने सभी टोल प्लाजा में टैक्स बढ़ाएगा। नई कीमतें 1 अप्रैल को टोल प्लाजा पर लागू कर दी जाएंगी। हालांकि कानपुर प्रयागराज के बीच पड़ने वाले 2 टैल बड़ौली और कटोधन टोल पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में यूपी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी में लग गई है। इसी में
आज स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है और टारगेट टेस्टिंग पर यूपी सरकार का पूरा ध्यान है। साथ ही होली में बाहर से आने वालों की भी टेस्टिंग की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि यूपी में अभी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पर कोई विचार नहीं किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात सरकार ने 4 महानगरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार ने वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। यह नाइट कर्फ्यू 17 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक जारी रहेगा। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग होम मिनिस्टर के निर्देश पर काम कर रही है। निर्वाचन आयोग को हमेशा निष्पक्ष काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मंत्री बंगाल में आपदा के समय गायब थे, लेकिन अब चुनाव के समय वह हर गली में दिख रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध पर पंजाब के एक और किसान की जान चली गई है। किसान की पहचान कुलदीप सिंह के तौर पर हुई है। कुलदीप की मौत जहर खाने से हुई है। पुलिस ने कुलदीप के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुलदीप के घर वालों का कहना है कि कुलदीप 1 महीने तक किसानों के साथ रहने के बाद वह बहुत दुखी हो गया था, इसलिए उसने यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने आज इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में निजी कारणों का हवाला दिया है। प्रदीप कुमार सिन्हा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए थे। भारतीय रेलवे की निजीकरण और उसे निजी हाथों में सौंपने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मामले को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये साफ किया है कि रेलवे भारत की संपत्ति है। भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा और ये भारत सरकार की ही रहेगी। यात्रियों को अच्छी सुविधाओं के साथ रेलवे के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि एक नया राष्ट्रीय बैंक बनाया जाएगा जो बुनियादी ढांचा और विकास संबंधित कार्यों के लिए राशि जुटाने का काम करेगा। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में संचरण और वितरण को मजबूत करने के लिए करीब 92 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दी है। साथ ही भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग को लेकर समझौते को अनुमति दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।